हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक शंकधार इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी विगत दिनों आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जो पीएनपी के द्वारा लेटर जारी किया गया है, जिसमें जो डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ की जिनके बैक पेपर्स हैं उनकी परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। अगले ही वीक जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसकी परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए ये क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें आप लोगों को पूरी तरीके से जो क्लास नोट्स होंगे इंपॉर्टेंट वो दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपको जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हो सकता है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज बारी है उसमें साइंस की। तो साइंस में जो पहला चैप्टर है आपका सजीव जगत, उससे रिलेटेड आपको आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो शुरू करते हैं। तो सजीव जगत में अगर बात की जाए तो सबसे पहली चीज़ आती है वो है सजीव वस्तु। तो सजीव वस्तु क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जिनमें प्राण हो तथा पाचन, उत्सर्जन, श्वसन और गति तथा प्रजनन की क्षमता पाई जाती हो, सजीव कहलाते हैं। सजीव क्या होते हैं? तो सजीव वस्तुएं वे होती हैं जिनमें प्राण होते हैं, ठीक है। वो होती हैं क्या? सजीव वस्तुएं, ठीक। और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? जिनमें प्राण नहीं होते हैं, वो होती हैं आपकी निर्जीव वस्तुएं, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है सजीव वस्तुएं क्या हैं। जिनमें प्राण होते हैं वो सजीव वस्तुएं, और जिनमें प्राण नहीं होते हैं वो होती हैं आपकी निर्जीव वस्तुएं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो है वो आता है सजीव और निर्जीव में अंतर। तो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में बहुत सारे अंतर होते हैं। सबसे पहला है श्वसन। जितने भी जीवधारी हैं वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है। श्वसन की क्रिया करते हैं, और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें यह क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है पोषण। पोषण जो होता है वो जीवों में होता है, जो ठोस और द्रव के रूप में होता है। फलस्वरूप सजीवों में पोषण के ही उपरांत ही वृद्धि होती है, जबकि निर्जीवों में यह गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रजनन। सभी जीवधारी प्रजनन करके अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो अजीवित वस्तुएं हैं यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो यह नहीं कर पाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उत्सर्जन। उत्सर्जन का अर्थ होता है हमारे शरीर के द्वारा जो अवशेष पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना, जैसे कि पसीना है, मलमूत्र है, ठीक है। जितने भी पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जो शरीर शरीर से जो वर्जित पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और जबकि जो अजीवित वस्तुएं हैं यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें यह क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है अनुकूलन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक जीव स्वयं को अपने वातावरण के अनुकूल बना लेता है, इसी के अनुसार जीवधारी के शरीर की रचना होती है, ठीक है। जैसे मैं यदि उत्तर प्रदेश में रहता हूँ तो मेरा जो शरीर की रचना है वो उत्तर प्रदेश की जलवायु, उसके वातावरण के अनुसार अनुकूलित है, ठीक है। यदि मुझे कहीं मरुस्थलीय क्षेत्रों में भेज दिया जाए या कहीं बर्फीली जगहों पर रहने के लिए भेज दिया जाए तो मुझे वहाँ रहने में कठिनाई होगी, ठीक है। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब मैं उस वातावरण में ढल जाऊँगा तब वहाँ उसके अनुकूलन उसका अनुकूलन जब मैं एब्जॉर्व कर लूँगा उसके बाद मुझे वहाँ रहने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम अनुकूलन कहते हैं। अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल जब शरीर अपने आप को बना लेता है, ठीक है, प्रत्येक जीव का, तो वह उसके लिए क्या कहलाता है? अनुकूलित वातावरण कहलाता है। देखिए, जैसे मरुस्थलीय पौधों में छोटी पत्ती और कांटे होते हैं, इनके होने से पानी भाप बनकर कम मात्रा में उड़ता है। जो मरुस्थलीय पौधे हैं आपके, कैक्टस है, नागफनी वगैरह हैं, इनमें पत्तियां जो होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं, साथ ही साथ नुकीली होती हैं, कांटेदार होती हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न ये है, क्योंकि नुकीली और छोटी होने के कारण जो पानी का जो इवेपरेशन है वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन चक्र। प्रत्येक जीव जो संसार में जन्म लेता है वह वृद्धि को प्राप्त करता है, फलता फूलता है, एक अवधि के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। इसी प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है, लेकिन यह क्रिया सिर्फ और सिर्फ सजीव वस्तुओं में होती है, निर्जीव वस्तुओं में नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वृद्धि। प्रत्येक जीवधारी भोजन के फलस्वरूप कोशिकाओं, ऊतकों का निर्माण करते हैं, फलस्वरूप उनमें वृद्धि होती है, जबकि निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि यानी कि जो ग्रोथ है वो सजीवों में होती है। क्यों? क्योंकि सजीवों में कोशिकाएं और ऊतक पाए जाते हैं, और कोशिकाएं और जो ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं? उनमें जब वृद्धि होगी तो उनका निर्माण होता है, उसके बाद वृद्धि होती है, और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें यह नहीं होता है। अगला है देखिए मानव निर्मित वस्तुएं। ये आपके में अगला नेक्स्ट टॉपिक है। तो उसमें आप लोगों को 3 वस्तुएं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट जो है वो है प्लास्टिक, कांच और साबुन। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, तो डिटेल में आपको यहाँ बताया जाएगा।
देखिए, रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक, यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो उच्च अणुभार के बहुलक जो होते हैं किसके, एथिलीन और एसिटिलीन के, वो कहलाते हैं आपके प्लास्टिक। ठीक है, जो प्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफलॉन, ये सभी प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। और गलनांक के आधार पर जो प्लास्टिक है उसे दो वर्गों में बांटा जाता है। पहली होती है थर्मोप्लास्टिक। देखिए, थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, इस प्रकार की प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो ये मुलायम हो जाती है, लेकिन इसको ठंडा करते हैं, जब गर्म करने के बाद जब ये मुलायम हो जाती है तो ठंडा करने पर ये कठोर हो जाती है। लेकिन यदि इसको कठोर होने के बाद दोबारा से गर्म करें तो ये फिर से मुलायम हो जाती है। ठीक है, यानी इसको बार बार रिसाइकिल किया जा सकता है। तो ये हो गई आपकी थर्मोप्लास्टिक। इसके एग्जांपल्स में पॉलीथीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि पीवीसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, देखिए, इसे सबसे पहले गर्म करेंगे तो ये मुलायम होगी और ठंडा करने पर यह कठोर और खुरदरी हो जाएगी, जबकि इसे दोबारा यदि गर्म किया जाए तो यह मुलायम नहीं होती है। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती हैं। और जो बेकेलाइट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनका पुनः चक्रण नहीं होता है। ठीक है, बेकेलाइट जो होता है वो आपके बर्तनों के, पैन वगैरह के जो हैंडल होते हैं, कुकर वगैरह के, उनमें लगा होता है। ठीक है, बेकेलाइट होता है। देखिए, कुछ प्लास्टिक्स हैं, ठीक है, और उनसे क्या यूज़ होता है उन सब के बारे में आगे पढ़ते हैं हम। ये तो देखिए, यहाँ पहला है पॉलीथीन। पॉलीथीन का यूज़ जो है वो किस में करते हैं, थैली बनाने में। ठीक है, थैली, ना टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में होता है। एक्रिलिक, ये आप इम्पॉर्टेंट है, जो कार और ट्रकों की खिड़कियों के जो शीशे होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो एक्रिलिक के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन से रस्सी, रेशे, मजबूत पाइप, ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टायरोन, स्टायरोन जो होता है वो थर्माकोल का ही नाम होता है। ये पूछा गया था कि निम्न में से थर्माकोल कौन सा है। वहाँ आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, एक्रिलिक है, पॉलीप्रोपिलीन है, स्टायरोन है, बेकेलाइट है, तो वहाँ आपको स्टायरोन टिक करना है। ठीक है, इनका यूज़ किस में होता है, पैकिंग में, जो संचायक सेल के केस बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, खिलौने बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेलामाइन। मेलामाइन बर्तन बनाने में यूज़ होता है। बेकेलाइट जो है वो बिजली के प्लग, स्विच और पैन और हत्ते बनाने में, ठीक है, हत्ते बनाने में यूज़ किया जाता है। वहीं जो टेफ्लॉन है उसका नॉन स्टिक बर्तन को ऊष्मा प्रतिरोधी जो परत होती है नीचे, जो बर्तनों में जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनमें जो नीचे की परत होती है वो किसकी बनी होती है, टेफ्लॉन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, वो है कांच। कांच जो होता है वो कोई यौगिक नहीं होता है। कांच जो है वो धातुओं के सिलिकेट्स जो होते हैं उनके मिक्सचर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, धातुओं के सिलिकेट्स का मिक्सचर होता है कांच। ठीक है, देखिए, साधारण कांच जो होता है वो सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिक्सचर होता है। ठीक है, कांच का निश्चित कोई गलनांक नहीं होता है। आपने देखा होगा जैसे कांच जो देखने में है वो कैसा दिखता है, वो दिखता है कठोर दिखता है हमें। ठीक है, जबकि यह कठोर नहीं होता है। ठीक है, ना ही इसकी कोई क्रिस्टलीय संरचना होती है, जैसे हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट, ये क्या होते हैं, इनकी क्रिस्टलीय संरचना होती है। ठीक है, जबकि कांच की कोई भी क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। कांच को गर्म करने पर ये नर्म हो जाता है और द्रव में बदलकर बहने लगता है। इसी कारण से कांच को ठोस ना कहकर अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ठीक है, आपसे ऑप्शन में दिया होगा कांच निम्न में से क्या है, तो ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाएं दी होंगी। चौथा आपको दिया होगा अतिशीतित द्रव, तो वहाँ अतिशीतित द्रव जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कांच के प्रकार जो होते हैं। देखिए, पहला होता है साधारण या मृदु कांच। तो साधारण और मृदु कांच जो है वो क्या होता है, देखिए, साधारण और मृदु कांच जो है वो सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, इनका यूज जो है वो बॉटल, परख नली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो साधारण या मृदु कांच है उसमें सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है कठोर कांच। कठोर कांच में क्या होता है, पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत का मिक्सचर होता है। वो जो आपका साधारण कांच था वो सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका है, जबकि कठोर कांच में पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत का मिक्सचर होता है। इसका यूज जो है वो बीकर, परख नली, फ्लास्क, जितने भी प्रयोगशाला के उपकरण होते हैं उन्हें बनाने में यूज किया जाता है। और लास्ट होता है फ्लिंट या फिर प्रकाशीय कांच। यह जो होता है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका का मिक्सचर होता है। इससे प्रिज्म तथा प्रकाशिक यंत्र के जो लेंस हैं
सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के जो लेंस होते हैं वो बनाए जाते हैं। दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मों के लेंस भी फ्लिंट कांच के ही निर्मित होते हैं। ठीक है, जो आईसाइट वीक्स के जो आईसाइट के चश्मे होते हैं उनमें भी फ्लिंट कांच का यूज़ किया जाता है। लास्ट टॉपिक होता है साबुन। तो देखिए साबुन क्या होता है। साबुन जो होते हैं वो उच्च वसीय अम्ल जो होते हैं सोडियम और पोटेशियम के, उनके लवण होते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं साबुन। ठीक है, सोडियम तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जब वनस्पति तेल के साथ पारस्परिक क्रिया होती है तो साबुन का निर्माण होता है। ठीक है, सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जब वनस्पति तेल के साथ पारस्परिक क्रिया कराई जाती है तो साबुन का निर्माण होता है। और साबुन जो है वो मृदु जल में अधिक झाग देते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक को ही डिटर्जेंट कहते हैं। अपमार्जक जो होते हैं वो साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देते हैं। ठीक है, इसीलिए इनसे कपड़े धुलना आसान होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, अपमार्जक और साबुन में से निम्न में से कठोर जल में कौन अधिक झाग देता है। ठीक है, कठोर जल में झाग कौन देता है, अपमार्जक देते हैं, और इनसे कपड़े धुलना आसान होता है। जबकि जो नहाने वाले साबुन होते हैं उनसे कपड़े अधिक साफ नहीं होते हैं। ठीक है, अधिक साफ सफाई से नहीं धुलते हैं। ठीक है, अपमार्जक से अधिक सफाई से धुलते हैं। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि जो हमारे पास जो कठोर जल होता है, जो नॉर्मल जो वाटर होता है वो कठोर जल होता है, और उसमें जो अपमार्जक है डिटर्जेंट है वो अधिक झाग देता है साबुन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक आपका फिनिश होता है यहीं पर। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।